हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अमन आकाश और इस वीडियो में मैं आपके साथ एक ऐसी कंपनी के बारे में रिव्यू करने वाला हूं जिसका कल से आईपीओ आ रहा है और ये टेक सेक्टर में बहुत ही प्रॉमिसिंग कंपनी हो सकती है। तो सबसे पहले मैं आपके सामने बात करने वाला हूं रूट मोबाइल्स के बारे में। ये बहुत ही वाई जनरेशन आप कह सकते हैं या अल्फ़ा जनरेशन कंपनी आप इसको कह सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं इस कंपनी का बिज़नेस मॉडल क्या है, और बिज़नेस मॉडल जानने के लिए हम लोग क्या किए हैं, सबसे पहले रूट मोबाइल की वेबसाइट पे आ गए हैं। तो वेबसाइट ये कंपनी का ये है और वेबसाइट में देखते हैं कि कंपनी अपने आप को खुद को कैसे डिफ़ाइन करती है। तो यहाँ देखिए कंपनी ने कहा है कि कंपनी का यहाँ पर बिज़नेस एक्टिविटी आपको दिखेगा कि कंपनी एक लीडिंग क्लाउड कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म प्रोवाइडर है। अब ये क्लाउड कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म प्रोवाइडर का मतलब क्या होता है कि ये कंपनी OTT प्लेयर्स को और मोबाइल ऑपरेटर्स को अपने कम्युनिकेशन सर्विसेज करने के लिए हेल्प करती है। कैसे हेल्प करती है? अगर आप कभी भी अमेज़ॉन या नेटफ्लिक्स ये सब की वेबसाइट पर अगर आप कभी साइन अप कीजिएगा तो देखिएगा जो भी आप मोबाइल नंबर देते हैं अपना या आप अपना ईमेल आईडी देते हैं उस पर एक OTP कोड आता है और वो OTP कोड के बिना आपका अकाउंट कभी भी वेरीफाई नहीं होता है। पहले क्या होता था कि किसी को अमेज़ॉन वगैरह पर अपना वेबसाइट बनाना होता था तो वो ऐसे ही किसी का भी रैंडम नंबर डाल करके वेबसाइट बना लेता था या अपना अकाउंट बना लेता था। तो उसके कारण क्या होता था कि फ्रॉड के चांसेस बढ़ जाते थे। कंपनी भी अपने डायरेक्ट कस्टमर्स को कभी डायरेक्टली उनसे बात नहीं कर पाती थी। तो ये प्रॉब्लम को दूर कैसे किया गया? OTP कोड्स वगैरह डाल के। तो ये जो कंपनी है रूट मोबाइल अपने क्लाइंट्स को ये OTP कोड वगैरह भेजने में, बल्क में ईमेल भेजने में, SMS भेजने में, बिज़नेस एनालिटिक्स, ये इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे मान लीजिए कि ये 1000 SMS भेजते हैं, उसमें से 300 लोग हैं कि जो उस SMS को क्लिक करते हैं। तो ये कंपनी को पता चल जाता है कि कौन लोग हैं ऐसे जो SMS पे क्लिक कर रहे हैं और उसका डाटा वगैरह स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में बना करके कंपनी को देते हैं। तो इस टाइप के सर्विसेज ये देते हैं अपने कंपनी को। और थर्ड इनका काम है, ये BPO सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पे आपको BPO नहीं दिख रहा होगा कहीं पे भी, यहाँ पर कहीं आपको BPO नहीं दिख रहा होगा, पर ये एक BPO सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं। और BPO सर्विसेज में क्या सर्विसेज देते हैं? एक तो क्लाइंट सपोर्ट सिस्टम वो देते हैं, सेकंड वो टेक्निकल सर्विसेज भी देते हैं। जैसे मान लीजिए कि किसी को अगर कोई टेक्निकल इशू हो रहा है तो वो जाके इनके कॉल सेंटर में फ़ोन करता है और ये टेक्निकल असिस्टेंस दे देते हैं। और थर्ड ये बुकिंग एंड कलेक्शन ऑफ सर्विसेज भी देते हैं। कुछ की डाटा इस कंपनी के बारे में जो कि आपको इस कंपनी को बेहतर जानने में हेल्प करेगी। तो सबसे पहले ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी 2004 में, मुंबई में हुई थी। तो ये आमची मुंबई की कंपनी है। 300 इसके एम्प्लॉयज़ हैं और ये कंपनी 18 लोकेशंस पे काम करती है वर्ल्ड वाइड। इसका अफ्रीका में, एशिया पैसिफिक में, यूरोप में, मिडिल ईस्ट में, नॉर्थ अमेरिका में, हर जगह इस कंपनी का अपना प्रेजेंस है। फ़ायदा क्या होता है इससे कि जब कंपनी का ग्लोबल प्रेजेंस होता है तो उस कंपनी में फॉरेक्स बहुत आता है। फॉरेक्स का फ़ायदा होता है कि इनका जो रेवेन्यू होता है वो डॉलर्स में होता है। अब डॉलर में रेवेन्यू होने का फ़ायदा क्या हुआ कि आपको कभी भी फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन के कारण जो लॉस होता है वो नहीं होगा। सेकंड, जब आपका बिज़नेस एक्सपोर्ट का ज़्यादा रहता है तो आपको यहाँ पे इनकम टैक्स में भी छूट मिलती है, एक्सपोर्ट इंसेंटिव भी मिलता है। आइए दोस्तों और भी इस कंपनी के बारे में एक चीज़ और देख लेते हैं। एज़ ऑफ 30 जून 2020 अभी तक ये 30,150 क्लाइंट्स को सर्व कर चुके हैं। और अभी तक इस मतलब फाइनेंशियल ईयर 1920 में, ये देखिए फिस्कल 20 लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है फाइनेंशियल ईयर 1920। तो फाइनेंशियल ईयर 1920 में 2.5 बिलियन से ज़्यादा मैसेज पर मंथ ये सेंड कर रहे हैं। तो ये इनकी कैपेबिलिटी है। और आउट ऑफ 2.5 बिलियन पर मैसेज में से देखिए 30.31 बिलियन जो है बिल्ड ट्रांजैक्शन है इनका फाइनेंशियल ईयर 1920 में। ये पर मंथ नहीं है, पूरा साल भर का मिला करके। आइए अब देखते हैं इस कंपनी का IPO के बारे में। और IPO पर देखने के लिए हम सबसे पहले चले जाते हैं वेबसाइट पे चित्तौड़गढ़.com पे। अगर कोई चित्तौड़गढ़.com वाले देख रहे हैं इस वेबसाइट को, मेरे वीडियो को, तो प्लीज़ इस पर कॉपीराइट स्ट्राइक मत मारिएगा, प्यार से बताइएगा, मैं हटा लूँगा। और
मैं इस वीडियो के लिंक में चित्तौड़गढ़.com के वेबसाइट का लिंक दे दूंगा, ताकि आप लोग क्लिक करके ये सारी इन्फॉर्मेशन खुद भी पढ़ सकते हैं। सो यहाँ पर देखिए कि सबसे पहले इन्होंने भी कंपनी को डिफ़ाइन किया है, और कंपनी को डिफ़ाइन मैंने आपके साथ पहले ही कर दिया, तो इसको छोड़िए। की फैक्ट यहाँ पर भी ये बताए हैं, और मैं भी आपको पहले ही बता दिया हूँ कुछ की डाटा के रूप में। डायरेक्टली आते हैं कंपनी के प्रमोटर्स के पास, और जानते हैं कि कंपनी के प्रमोटर्स कौन है। तो ये है संदीप कुमार गुप्ता और राजदीप कुमार गुप्ता, ये दो लोग प्रमोटर है इस कंपनी के। मैंने गूगल पे जा कर के टाइप किया कि कोई फ्रॉड के केसेस इनके खिलाफ़ चल रहे हैं क्या, तो नहीं चल रहा था। कोई किसी तरीके का लीगल मैटर में ये फंसे हुए हैं क्या, तो नहीं फंसे हुए। तो एज सच इनके बारे में कुछ भी नेगेटिव मुझे नहीं दिखा, तो ये दोनों लोग ही मुझे क्लीन इमेज वाले लोग दिखते हैं। अब आते हैं कुछ कंपनी का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देखते हैं, लास्ट 3 साल का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसा है। तो देखिए यहाँ पर ये फाइनेंशियल ईयर 17-18 का डाटा है, ये 18-19 का है, ये 19-20 का है, और ये Q1 फाइनेंशियल ईयर 21 का Q1 का डाटा है। सो देखिए कि इस कंपनी का रेवेन्यू 2017-18 में ही लगभग 509 करोड़ का था, बढ़ करके 18-19 में 852 करोड़ का हो गया, और बढ़ करके 19-20 में 968 करोड़ का हो गया, और अभी अगर देखिए सिर्फ एक क्वार्टर में 312 करोड़ रुपए का इनका रेवेन्यू है। अगर हम इसको 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि एक क्वार्टर जो है 3 महीने का होता है, तो अगर इसी रेट से अगर ये ग्रो करते रहता है, तो मुझे ऐसा उम्मीद है, अगर हम लोग ऐसा उम्मीद लगा सकते हैं कि ये लगभग 1200 से 1300 करोड़ रुपए का रेवेन्यू जनरेट करेगा इस साल, अगर इसी हिसाब से ग्रो करता रहता है। तो खास बात ध्यान देने की ये है कि जहाँ पर कोविड-19 के कारण सभी का बिज़नेस बंद हो रहा था, इनके बिज़नेस में एक बहुत ही अच्छा उछाल देखने को मिला है। ये बहुत अच्छा फिगर हो सकता है, हम कह सकते हैं। तो टेक कंपनी के साथ यही एक सुविधा होता है कि जहाँ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का कोई भी अगर कोविड जैसा कोई भी सिचुएशन आया, तो उनका पूरा का पूरा जो है बिज़नेस को बंद करना पड़ जाता है। बट इनके कंपनी में एक बेटर चीज़ क्या है कि इनका बिज़नेस को बंद नहीं करना पड़ता है, ये वर्क फ्रॉम होम करके काम करते हैं, और बहुत अच्छा रेवेन्यू ये जनरेट कर लेते हैं। अब अगर इस कंपनी के प्रॉफिट्स को अगर देखते हैं, तो यहाँ पर देखिए ये 466 करोड़ है। अगर हम इसका प्रॉफिट यहाँ पर से निकालते हैं, तो ये लगभग 9% के आसपास आएगा। प्रॉफिट यहाँ आकर के थोड़ा घट गया, 9% नहीं रह गया। मैंने कैलकुलेट नहीं किया है, पर मुझे देख कर लग रहा है कि ये 9% नहीं है। यहाँ पर भी थोड़ा सा घटा हुआ लग रहा है, ये 9% नहीं लग रहा है। और ये वाला प्रॉफिट है, ये एक सेकंड मैं कैलकुलेट कर ही लेता हूँ। ये वाला प्रॉफिट कुछ 8% आ रहा है, मैं अभी ऊपर से कैलकुलेट किया हूँ, तो 8.71% आ रहा है। तो प्रॉफिट मार्जिन ठीक ठाक ही है। इस 2 सालों में प्रॉफिट क्यों घटा, तो इसके लिए, इसको जानने के लिए आपको इसका जवाब यहाँ पे नहीं मिलेगा। आपको इसको जानने के लिए देखना होगा कंपनी का ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस। तो मैं वहाँ पे यहाँ पे आपके सामने DRHP खोल नहीं रहा हूँ, बट मैं आपको जस्ट रेफरेंस दे दे रहा हूँ कि DRHP का पेज नंबर 58 अगर आप खोजिएगा, तो वहाँ पे आपको पता चलेगा कि इस कंपनी का 2 सालों में यहाँ से यहाँ के बीच में इंटरेस्ट अमाउंट थोड़ा सा था, वो बढ़ गया है, उसके कारण जो है थोड़ा सा प्रॉफिट घटा है। और सेकंड, इस कंपनी में जो सबसे मेजर खर्चा होता है, जो रेवेन्यू का जो एक्सपेंसेस जो होता है, वो एक्सपेंस होता है परचेजिंग ऑफ मैसेजिंग सर्विसेज का, जो कि ऑलमोस्ट 80 से 85% ऑफ द रेवेन्यू होता है। मतलब सारा खर्चा एक तरफ, परचेजिंग ऑफ मैसेजिंग सर्विसेज एक तरफ। तो इन 2 सालों में परचेजिंग ऑफ मैसेजिंग सर्विसेज बहुत ज़्यादा की गई है, उसके कारण ये प्रॉफिट थोड़ा सा कम आया है। अब देखते हैं कि ऑब्जेक्ट ऑफ द इशू क्या है, कि ये जो IPO लेकर आ रहे हैं, तो उसका यूज़ कैसे करने वाले। तो एक सबसे पहला उन्होंने बताया कि ये बोरोइंग्स को पे करना चाहते हैं, प्री पेमेंट करना चाहते हैं या रिपेमेंट करना चाहते हैं बोरोइंग्स को। सेकंड, यहाँ पे ये बता रहे हैं कि कुछ एक्विजिशन करना चाहते हैं, कुछ स्ट्रैटेजिक इनिशिएटिव लेना चाहते हैं, मतलब कुछ नए प्रोजेक्ट्स पे भी हाथ लगाना चाहते हैं, और कुछ अगर मर्जर एक्विजिशन हुआ तो वो भी करना चाहते हैं। तो ये दूसरा कारण बताया। थर्ड, ये ऑफिस एक मुंबई में एक ऑफ़िस खोलना चाहते हैं। सो आज देखिए मुंबई में प्रॉपर्टी की हालत क्या पहुँच गई है कि आपको ऑफिस मुंबई में खोलने के लिए आपको IPO जनरेट करना पड़ रहा है। और फोर्थ है जनरल कॉरपोरेट पर्पस, इसमें वही आपको IPO से रिलेटेड सारा खर्चा इसी फंड से मैनेज होगा। अब आते हैं कुछ IPO के बारे में कुछ डिटेल बातें जानते हैं। तो देखिए ये IPO 9 सितंबर को ओपन होगी और 11 सितंबर तक चलेगी, यानी ये 3 दिन तक ये IPO चलेगा। इशू साइज़ कितने का है, 600 करोड़ रुपये है, और उस 600 करोड़ में देखिए 240 करोड़ जो है वो फ्रेश इशू है, ये नया है,
और 340 करोड़ जो है, ये 340 करोड़ जो है ये ऑफ़र फॉर सेल है, जो कि प्रमोटर्स अपने स्टेक को छोड़ रहे हैं उसके कारण है। इशू प्राइस रखा गया है 345 से 350 रुपया, ये 5 रुपये का स्प्रेड है। ये बिड प्राइस 345 से 350 के बीच में। मार्केट लॉट 40 है, यानी कम से कम एक लॉट में आपको 40 शेयर्स तो कम से कम ख़रीदना ही पड़ेगा। अब यहाँ पे आते हैं कुछ और डाटा के बगल में। ये देखिए IPO स्टार्ट होगा 9 तारीख से और बंद होगा 11 तारीख को। जिन लोगों को अलॉटमेंट होना है 16 तारीख तक हो जाएगा अलॉटमेंट, और जो अनसक्सेसफुल रहेंगे इन्वेस्टर, जिनको अलॉट नहीं होगा शेयर, उनको 17 तारीख तक पैसे लौटा दिए जाएंगे। 18 तारीख को जिन लोगों को अलॉटमेंट मिल जाएगा उनके डीमैट अकाउंट में शेयर्स दिखने लगेगा और IPO जाके स्टॉक एक्सचेंज में 21 तारीख को जाकर लिस्ट हो जाएगा। अब यहाँ आते हैं एक चीज़, मिनिमम साइज़ देखते हैं कि मिनिमम आप कितना इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो एक रिटेल इन्वेस्टर मिनिमम 14,000 रुपये इन्वेस्ट कर सकता है। मैंने पहले ही आपको बताया था 40 का एक लॉट है, और 40 इंटू जब आप 350 रुपये करते हैं तो देखिएगा ये फिगर आपको 14,000 के आसपास आएगी। और मैक्सिमम कितना खरीद सकते हैं, 14 लॉट खरीद सकते हैं। तो 14 लॉट अगर आप खरीदते हैं तो 1,96,000 रुपये के आसपास आएगा। अब देखते हैं IPO में प्रमोटर होल्डिंग कितनी है। अभी जब तक मैं इस शेयर्स इस IPO नहीं आई है तो IPO से पहले 96% का प्रमोटर का होल्डिंग था, बट एक बार जब IPO में वो अपना ऑफ़र ऑफ सेल वाला जो शेयर्स है उसको दे देंगे तो उनके पास जो शेयर्स रह जाएगा वो 66% रह जाएगा। लिस्टेड कंपनी को कितना अलाउड है, 75% अलाउड है, उसमें प्रमोटर्स मैक्सिमम 75% रख सकते हैं। तो 75% के लिए जगह अगर ये कंपनी 66% रखती है तो ठीक ठाक है, मोर देन बेटर है। अब आते हैं कोटा। सबसे पहले जो IPO होता है उसमें कोटा फिक्स कर दिया जाता है कि किस इन्वेस्टर को कितना शेयर्स लेने की आज़ादी होगी। तो देखिए यहाँ पे QIB 50% ऑफ द शेयर्स ले सकते हैं। 600 करोड़ का इशू था, उसका 50% 300 करोड़ रुपए होता है। नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर 15% के आसपास ले सकते हैं। तो 15% का मतलब कि इस नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर में HNIs भी आ जाते हैं, ये आपको ध्यान रखने वाली बात है। और रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर, अपने लोग जैसे लोग, तो अपने लोग 210 करोड़ रुपए का यानी 35% ऑफ द शेयर्स हम लोग ले सकते हैं। ये जो रिटेल इन्वेस्टर्स का जो ये जो परसेंटेज ये थोड़ा हाई है, बाकी IPOs में इतना परसेंटेज नहीं रहता है। तो इससे ऐसा समझ में आ रहा है कि ज़रूर ये कंपनी को ये भरोसा है कि इनका शेयर जो है पूरा फुल्ली सब्सक्राइब हो जाएगा। अब आते हैं और देखते हैं और क्या इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। तो और एज सच कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया हुआ है यहाँ पे, बट मैं अब आपको कुछ अपनी तरफ से कुछ और बातें बता देता हूँ। और एज सच कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, पर अब मैं आपको अपनी तरफ से कुछ और बातें बता देता हूँ। अगर आप गूगल जाकर के कीजिएगा और ग्रे मार्केट में देखिएगा कि इस कंपनी का IPO का क्या रेट चल रहा है, तो वो ग्रे मार्केट में आपको ET Now की रिपोर्ट है, वो आपको 220 रुपये का जो है, ये आपको 220 रुपये का आपको रेट बताएंगे। ग्रे मार्केट में आज 220 रुपये का रेट चल रहा है, बट ये कंपनी जो प्राइस मांग रही है वो तो 345 से 350 मांग रही है। तो क्या ये शेयर ओवर वैल्यूड है? ज़रूरी नहीं है। ग्रे मार्केट का जो रेट है वो IPO पहुँचते रेट उनका भी बढ़ ही जाएगा, या वो गलत भी हो सकते हैं बहुत बार। क्योंकि आप देखिए, अगर हैप्पीएस्ट माइंड की IPO की बात करें तो उसका भी जो ग्रे मार्केट ने रेट लगाया था वो 120 से 130 के आसपास लगाया था, बट देखिए आज के डेट में हैप्पीएस्ट माइंड की जो IPO है वो 4.4 टाइम्स जो है ओवर सब्सक्राइब हो गई, और रिटेल वाला कोटा तो 22 गुना ओवर सब्सक्राइब हो गया। तो ये ज़रूरी नहीं कि जो ग्रे मार्केट में रेट चल रहा है वही चलता रहे। एक बात और है कि इस कंपनी का जो जो ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो 25 से 26 के आसपास का PE एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि अगर इनका बैलेंस शीट देखिएगा तो उसमें EPS 13 से 14 का है, और मार्केट जो प्राइस जो है इनका वो 350 के आसपास है। तो PE ये 20 से 25 का एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जो कि ठीक ठाक है, कोई बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड नहीं है। अब उम्मीद करते हैं कि आपको इस IPO के बारे में आपको सारा बेसिक इन्फॉर्मेशन मिल गया होगा। आप इस IPO को अप्लाई कर सकते हैं। कैसे अप्लाई कर सकते हैं? अपने डीमैट अकाउंट से अप्लाई कर सकते हैं, अपने नेट बैंकिंग से अप्लाई कर सकते हैं। मुझे इस बार बहुत श्योर नहीं है कि पता नहीं ऑफ़लाइन वाला इस बार चालू है या नहीं है, क्योंकि कोविड के कारण बंद भी हो सकता है। अदरवाइज़ अगर चालू होगा तो आप पोस्ट ऑफिस और बैंक से भी अप्लाई कर सकते थे। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो में इस IPO के बारे में सारी जानकारी मिल गई होगी।
सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप प्लीज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। सो थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।